this is probably your last lecture in chemistry, but I have tried to upload one more lecture for you. So basically we are today going to study about the structure of atom, and in the last class we discussed about the discovery of electron and proton, right? So as I told you that as far as competitive exams are concerned, this chapter is very crucial. A lot of good questions, a lot of intellect based questions, concept based questions are made from this chapter. Okay, तो इसमें ये चैप्टर इनिशियली बहुत आसान दिखेगा, धीरे धीरे इसका लेवल अपग्रेड होते जाएगा. तो लास्ट क्लास में वी लर्न अबाउट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड देयर fundamental particles of an atom. Today, as well as in the last lecture, we discussed about one atomic model based on plum pudding model or watermelon model given by J.J. Thomson. Today we are going to study another atomic model which is also known as Rutherford's nuclear model of atom, and it is based on alpha particle स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट. सो स्टार्टिंग में अभी हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट को, और फिर इसका नाम जो है वो है रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम. तो इस यहाँ पर मेंशन ही कर देते हैं क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल. तो देखते हैं इसमें क्या होता है. ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बस टेक्निकल चीज़ जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमारे पास क्या था, एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स था. दिस इज योर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल. तो ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स है. बता दें कि अल्फा पार्टिकल जो होता है दे आर वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है. इट हैज़ अ टेंडेंसी टू पेनिट्रेट द सरफेस ऑन विच इट इज बीइंग प्रोजेक्टेड. ओके, तो अल्फा पार्टिकल को इसीलिए लिया गया था ताकि ये किसी सरफेस को पेनिट्रेट कर सके, राइट. इसके सामने एक लीड रखा गया, लीड प्लेट, जो कि इस प्रोजेक्शन को एक ओरिएंटेशन दे रहा है. ठीक है, दिस इज योर लीड प्लेट. तो हम इसको प्लेट को वन डायमेंशनल में दिखा रहे हैं. दिस इज योर लीड प्लेट. ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ इसको प्रोजेक्शन देने के लिए किया गया. आगे रखा गया एक अल्ट्रा थिन गोल्ड कॉइल, एक बहुत ही अल्ट्रा थिन, हम इसको लिख सकते हैं अल्ट्रा थिन गोल्ड कॉइल. तो गोल्ड कॉइल लिया गया, ठीक है. गोल्ड कॉइल का बहुत ही थिन लेयर लिया गया जो कि अराउंड 100 नैनोमीटर के आसपास का इसका शीट का जो है वेट था या थिकनेस था. तो बहुत ज़्यादा थिन है. और इसके पीछे लगाया गया एक फोटोग्राफिक स्क्रीन. क्या लगाया गया, एक फोटोग्राफिक स्क्रीन. लास्ट लेक्चर में बताए थे कि फोटोग्राफिक स्क्रीन जो होता है वो ऐसा फ्लोरोसेंट, यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोरोसेंट और फोटोग्राफिक स्क्रीन. ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत जल्द इसको खत्म करने वाले. तो ये स्क्रीन लगाने का मतलब ये था कि फोटोग्राफिक या फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होता है, तो ये एक ऐसा पार्टिकल होता है, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसपे अगर कोई पार्टिकल हिट करे, whenever there is a particle and that is hitting on the surface of this fluorescent screen, there will be sparkle. ठीक है, वहाँ पर एक लाइट कुछ ग्लो करेगा जिससे पता चलेगा कि yes the particles are actually hitting this surface. तो वो हो गया हमारा फ्लोरोसेंट फोटोग्राफिक स्क्रीन. तो यहाँ से लगाया गया, अल्फा पार्टिकल को छोड़ा गया, ये इसको पास किया. ठीक है, इस गोल्ड थिन कॉइल को ऐसे समझो, कुछ ऐसे था. ठीक है, अब इस पे प्रोजेक्ट किया गया, पीछे एक स्क्रीन लगाया गया. तो इस पे जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इसको हिट करना शुरू किया तो क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, बस यहाँ देख लेते हैं. ऑब्जर्वेशन ये हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या था, यहाँ जैसे ही पार्टिकल इसको हिट करना है, बहुत सारा पार्टिकल आकर के हिट करेगा. ठीक है, और अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स होता है वो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है. क्या होता है, रेडियो एक्टिव सोर्स. तो रेडियो एक्टिव मेटल है ना, उससे अल्फा पार्टिकल को जनरेट किया जा सकता है. ठीक है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकाले, गोल्ड फॉइल पे प्रोजेक्ट करवाए, और देख क्या रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर
actually traveling in the same direction. Traveling in the same direction. ध्यान से सुनो. Most of the alpha particles are traveling in the same direction and they travel without any disturbance. यानी गोल्ड कॉइल को पेनिट्रेट करके आराम से पार करके वो अपने ही डायरेक्शन में सीधा चलता चला गया. ठीक है. A few alpha particles deflected with a very small angle. A few alpha particles deflected with a very small angle. ये तुम्हारा एंगल है. ठीक है. ये हमारा एंगल है. तो बहुत छोटे एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है. 1 in 20,000 पार्टिकल. ध्यान से सुनना मेरी बात. 1 in 20,000 पार्टिकल actually reflected back or bounced back on its own path. ये देखो इस डायरेक्शन में जा रहा था, वापस इस डायरेक्शन में आ गया. या इसको ऐसे बोल सकते हैं, वापस अपने ही डायरेक्शन पे वापस आ गया. तो ये एक्चुअली 180 डिग्री है, लेकिन हम शो किए हैं ताकि पता चले. ठीक है. ऑलमोस्ट 180 डिग्री. राइट. तो ये था अपना ऑब्जर्वेशन. तो अल्फा पार्टिकल को जैसे गोल्ड कॉइल पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द रेज और मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स ये क्या हुआ, आराम से अपने ही लाइन पे पास करते हुए चला गया. कुछ रेज जो है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर ऐसे यहाँ तक आया और यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट कर लिया. कुछ अल्फा पार्टिकल जो है छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट किया और कुछ अल्फा पार्टिकल है जो वापस अपने रास्ते पे बाउंस बैक हो गया, यानी कि खुद ही टोटल रिफ्लेक्शन जिसको बोल सकते हैं, टोटली रिफ्लेक्ट कर दिया. तो ये था अपना अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन. अच्छा, ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूजन निकला उसको देखते हैं. ठीक है. तो इसको मिटा रहे हैं, तो फिर हम एक साथ सब कुछ को समाप्त करते हैं. ठीक है. तीन पार्ट में इसका लिखेंगे और शॉर्ट में लिखेंगे. पहला जो है वो था हमारा एक्सपेरिमेंट. दिस इज योर अल्फा पार्टिकल सोर्स. हम सिर्फ अल्फा पार्टिकल लिख रहे हैं. यहाँ से एक लेड प्लेट को लगाए. ये क्या है अपना लेड प्लेट, और यहाँ पर है अपना गोल्ड फॉइल. ठीक है. और ये है तुम्हारा स्क्रीन, जो कि पता करेगा अगर पार्टिकल हिट करेगा तभी पता चलेगा कि एक्चुअली इस सरफेस पे अगर पार्टिकल आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है. तो ये था एक्सपेरिमेंट. ठीक. ये था अपना ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या था, कुछ मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है वो अपने रास्ते पे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी रिफ्लेक्शन दे ट्रैवल. ठीक है. यानी कि इस स्क्रीन पे पता चला कि इस जिस एंगल से ये इन कर रहा था उसी एंगल से ये आउट कर रहा था. ठीक है. ये इसका मीनिंग हो गया. कुछ अल्फा पार्टिकल जो है इन करने वाला जो था उससे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होकर के वो रिपोर्ट किया इस स्क्रीन पे. ठीक है. कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दिया, और 1 in 20,000 rays, I repeat, 1 in 20,000 particles actually reflected back on its own path, which is they bounced back. ठीक है. ये था अपना ऑब्जर्वेशन. दिस वाज योर ऑब्जर्वेशन. तो इस ऑब्जर्वेशन पे हम निकाले कंक्लूजन. यहाँ पर हम लिख दे रहे कंक्लूजन. what were the conclusions? तो conclusions were कि since most of the alpha particles are traveling without any disturbance, so most of the space is empty. Most space, इसका नोट्स मिलेगा अभी बस समझने के लिए. तो most space is empty in an atom. अब बोलोगे सर यहाँ पर एटम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि गोल्ड कॉइल जो बना हुआ है वो तो किसी ना किसी एटम से बना है. किस एटम से बना है? तो गोल्ड एलिमेंट के एटम से बना है. तो इसीलिए हमको पता चला कि एटम का मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है. एटम अगर एम्प्टी स्पेस नहीं होता तो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्शन ज्यादा करवाता, लेकिन मैक्सिमम पार्टिकल्स सिंस दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन on which they were projected, that means most of the space inside an atom is empty because the gold foil is made up of atoms, right? The next point is some of the reflected rays insist on the fact that a very strong repulsive force is there. अब रिपल्सिव फोर्स है, ये हम अपने तरीके से लिख रहे हैं. अब रिपल्सिव फोर्स है तो कैसा रिपल्सिव फोर्स होगा? तो यहाँ पर एक चीज रिमाइंड करवा दें कि अल्फा पार्टिकल जो है इसका कैसा नेचर होता है? पॉजिटिव. इसका नेचर कैसा? पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव है और इसको कोई पॉजिटिव को डेविएट करा रहा है, पॉजिटिव को अगर डिफ्लेक्ट करा रहा है,
इसका मतलब कैसा होगा कि वहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इज देयर विच इज showing that positive charge of the atom is densely concentrated। अब बोलोगे डेंसली कंसंट्रेटेड यहाँ से कैसे कंक्लूजन निकाले, क्योंकि तीसरा चीज जो था वो टोटल रिफ्लेक्शन का था कि एक रे जो है 1 in 20,000 rays reflected back on its own path, that is bounced back। इसका मतलब क्या है कि अगर एक रे 20,000 रेज प्रोजेक्ट कर रहे, एक रे उसमें से जो है रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है अपने ही पाथ पे, इसका मतलब क्या है कि उसको बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो उसको अगर कोई बाहर कर रहा है इसका मतलब कि वहां पर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा और हाईली डेंसली कंसंट्रेटेड होगा। तो इसीलिए यहाँ से ये कंक्लूजन निकला, और यही पॉजिटिव चार्ज जो डेंसली कंसंट्रेटेड है, दिस इज एक्चुअली कॉजिंग the deflection of some small fraction of ray particles on which are actually at a distance from this center। ठीक है, तो ये दो तीन कंक्लूजन निकला। तो यहाँ पर क्या था, ऑब्जर्वेशन था हमारा, क्या क्या था ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट स्पेसेस आर एम्प्टी। सेकंड था हमारा स्पेस के बारे में था, स्पेसियस होता है। सेकंड था स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स deflected by small angle। और तीसरा था कि 1 in 20,000 rays actually deflected। ये था अपना ऑब्जर्वेशन, वहां से हम कंक्लूजन निकाले, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज दिस दैट पॉजिटिव चार्ज जो है किसी भी एटम का वो डेंसली कंसंट्रेटेड है, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को वो रिपेल कर रहा है, उसको डिफ्लेक्ट करवा रहा है। तो फिर मॉडल क्या दिया गया, मॉडल जो दिया गया रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल, तो हम यहाँ पर दे रहे हैं न्यूक्लियर मॉडल। ये दिया गया कि सबसे पहला चीज जो था वो ये था कि मास पॉजिटिव चार्ज एंड most of the mass of an atom is concentrated in small volume। यानी कि एटम का जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और वो टोटल मास जो है एटम का, वो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में, एक स्मॉल वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है। और ये बता दें, इसका नोट्स मिलेगा, अभी बता देते हैं कि वो वॉल्यूम जो है, अगर हम पूरे एटॉमिक वॉल्यूम को देखें तो वो नेग्लिजिबल वॉल्यूम है। बस ऐसे समझ लो कि इफ यू कंसीडर द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम एंड यू कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द दिस पार्ट वॉल्यूम which contains positive charge and most mass of the atom, then they are actually in a negligible comparison। ठीक है, तो इसलिए अब दूसरा पार्ट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्मॉल वॉल्यूम में जो है इसी को नाम दे दिए हम लोग न्यूक्लियस। इसका नाम क्या दे दिए, न्यूक्लियस, इसका नाम दे दिए न्यूक्लियस। और इसके बाद पढ़े कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular path which is known as orbits। और ये कैसा था, सोलर सिस्टम के जैसा, कैसा था, सोलर सिस्टम के जैसा। ठीक है, और तीसरा था कि दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो पता चला कि डेंसली कंसंट्रेटेड है पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम, जिसका नाम हम लोग दे दिए न्यूक्लियस। इट इज द न्यूक्लियस व्हिच वाज कॉजिंग द स्मॉलर डिफ्लेक्शन एज वेल एज द कंप्लीट रिफ्लेक्शन। इट वाज द न्यूक्लियस सिंस एंड व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ न्यूक्लियस, ऑफ कोर्स इट शुड बी पॉजिटिव बिकॉज़ इट वाज रिपेलिंग द अल्फा पार्टिकल्स एंड अल्फा पार्टिकल्स आर ऑफ पॉजिटिव नेचर, राइट।
तो अगर ये पॉजिटिव है तो वो जो वॉल्यूम छोटा सा था जो ये सारे रिफ्लेक्शन को करवा रहा था उसका भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, जो कि दे दिए। और उसका नाम रखती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ये पढ़े ही हो लेकिन अभी समझते हैं ये आया कैसे। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एट अ वेरी फास्ट स्पीड, सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, और सेकेंड पॉइंट को ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे सोलर सिस्टम में सन के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, उसी तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है प्लैनेट हो गया और न्यूक्लियस हो गया अपना सन। तीसरा हो गया कि इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ये नेगेटिव न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन विल स्केप द एटॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो ये अपना तीन कंक्लूजन हुआ। सिंस वी डिस्कवर्ड और रदरफोर्ड डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो इसलिए इस एटॉमिक मॉडल का नाम रख दिया गया न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। और ये अपना सबसे पहला मतलब बोल सकते हो माइलस्टोन था। अब देखो थॉमसन मॉडल में क्या था कि एक्चुअली थॉमसन प्रिज्यूम दैट द मास ऑफ एटम or the positive charge of an atom is uniformly distributed over the entire mass or over the entire volume of an atom। लेकिन अगर सोचो कि अगर पूरे ही एटम पे पॉजिटिव चार्ज रहता तो क्या ये जो पार्टिकल है वो कंप्लीटली इसको पेनिट्रेट कर पाता है? नहीं कर पाता। अगर इसके पूरे पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये गोल्ड फॉइल है, सारे एटम पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो अल्फा रे आता, और अगर पेनिट्रेट भी करता तो हर ईच एंड एवरी अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव विटनेस्ड सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, तो आता और थोड़ा बहुत तो डिफ्लेक्शन होता। लेकिन अगर कंप्लीटली पेनिट्रेट कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज नहीं है। और ये बोला था अपना थॉमसन, द साइंटिस्ट थॉमसन proposed it, so it was invalidated by Rutherford's nuclear model of an atom। तो अगर कोई पूछे कि थॉमसन मॉडल का ड्रॉबैक क्या था तो हम बोल देंगे कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट showed that positive charge is not uniformly distributed since most of the alpha particles were traveling in a very straight line direction, right? तो उस केस में प्रोटॉन्स कहाँ था या पॉजिटिव चार्ज कहाँ था, वो न्यूक्लियस में था। तो इसलिए थॉमसन मॉडल वहां पर गलत हो गया और रदरफोर्ड मॉडल अभी कंटेम्पररीली सही है। चलो ये कंप्लीट हो गया अपना एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन एंड द मॉडल। ठीक है, द नेक्स्ट पार्ट, तो यहां से ये चीज पता चल गया। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज, ये सारा बेसिक पार्ट है, धीरे धीरे हम लोग अपग्रेड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो है हमारा वो ये हो गया कि अब एटम मान लो ऐसा है अपना स्फेरिकल, तो ये हो गया अपना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन कुछ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, इसके अराउंड रोटेट भी कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है कि मास, मोस्ट मास होता है न्यूक्लियस में, मोस्ट मास ऑफ एन एटम is concentrated there and positive charge is concentrated in an atom। तो मास किस चीज से लेता है? मास ऑफ एन एटम is contributed by protons plus neutrons। मास किससे मिलता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही न्यूक्लियस में रहने का जरूरत है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को दोनों ही को न्यूक्लियस में रहने का जरूरत है अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, और अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दिए तो हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स स्पीशीज क्या क्या है? प्रोटॉन है जो कि पॉजिटिव चार्ज बियर करता है, न्यूट्रॉन है जो कि मास में कंट्रीब्यूशन देता है। मास में इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली नहीं होता है या बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, जिसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। सो न्यूक्लियॉन्स आर द स्पीशीज व्हिच आर रिजाइडिंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम व्हिच आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। करेक्ट? सो द नेक्स्ट पार्ट इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके, तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस
in a fashion which is similar to the solar system, in which sun is at the center, which is our nucleus in the atom, and the planets revolving around the nucleus or the sun, which is analogous to our electrons, right? तो अभी अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, करेक्ट। एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या है हमारा? तो देखो एटॉमिक, एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, तो हम उसको डिनोट करते हैं Z से। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर जो होगा वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर, ठीक है। तो Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और किसी भी एटम का मास नंबर जो होता है, मास नंबर दैट इज डिनोटेड बाय A एंड दैट इज इक्वल टू, मास कहां से आ रहा है? न्यूक्लियस से आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं मोस्ट ऑफ द मास एंड पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस एंड इट इज कंट्रीब्यूटेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये दो चीज तो समझ में आ गया कि Z इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फॉर अ वेरी स्टेबल एटम, ठीक है। तो ये पता चल रहा है। अब किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है दैट इज डिनोटेड बाय X, in which in the lower subscript we mention its atomic number। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखते हैं मास नंबर। फॉर एग्जांपल सोडियम है अपना, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 11। तो जिसको नीचे लिखते हैं मास नंबर इज ऑलमोस्ट 23 which is written in the upper portion, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना एटॉमिक नंबर Z और ये हो गया मास नंबर दैट इज A। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया अपना सिंबल हो गया किसी भी एलिमेंट के, एक एटम का विद एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रहा है, इसको नोट डाउन करो, ठीक। तो अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। छोटा सा एग्जांपल, ये सब किए हो बस यहाँ पर थोड़ा सा उसको बस टच करते हुए निकल जाएंगे। तो जैसे मान लो अपने पास अगर कह दिया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन दिस एटम, तो पता है एटॉमिक नंबर जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम P प्लस से लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू 11। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ठीक है, लास्ट तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू आल्सो 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो क्यों होगा ऐसा? क्योंकि मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और इसको इधर ले आओ प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यही तो था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज इक्वल टू मास नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को मास नंबर माइनस प्रोटॉन कर दिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर कितना है? 23 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो एक चीज हम मेंशन करना भूल गए, एटॉमिक नंबर जो होता है दैट इज Z, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम, दैट इज इन अ न्यूट्रल एटम। किसकी बारे में बात कर रहे हैं? न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग बस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तक को ही कंसीडर करेंगे। न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा। अब व्हाट इज न्यूट्रल एटम? न्यूट्रल एटम वो होता है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब कैसा पार्टिकल्स है? दीज आर चार्ज पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स दीज आर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो फॉर अ न्यूट्रल एटम the number of electrons and the number of protons must be equal
और ऐसे भी जनरली इन जनरल एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट टेंड टू एग्जिबिट न्यूट्रलिटी, मतलब वो न्यूट्रल कंडीशन में स्टेबल रहना चाहता है। स्टेबल हम और तुम कैसे स्टेबल रहते हैं अपने न्यूट्रल कंडीशन में। अगर ज़्यादा चार्ज दे दिया तो हम क्या करेंगे, दौड़ने लगेंगे, इधर भागने लगेंगे, उधर भागने लगेंगे, तो वो हो गए हम अनस्टेबल, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा एनर्जी आ गया, हमारे पास चार्ज आ गया। तो एटम भी चार्ज लेना नहीं चाहता है, वो स्टेबल है अपनी नॉर्मल कंडीशन में, दैट इज न्यूट्रल कंडीशन में। ठीक है, तो उस केस में उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होगा, तभी तो वो न्यूट्रल हुआ, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। तो वो हो गया एक न्यूट्रल एटम इन विच देयर इज नो अपीयरेंस ऑफ चार्ज। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज आयंस, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ठीक है, तो ये सब सारी चीजों को पिछले 2 क्लास में हम लोग अभी के क्लास में और पिछले क्लास में जो पढ़े बस यहीं पर खत्म करेंगे, दैट इज आयंस। तो हम लोग देखेंगे आयंस क्या है, आइसोटोप्स क्या है एंड आइसोबार्स क्या है। ठीक है, तो आयंस क्या है, दीज आर चार्ज स्पेसीज, चार्ज स्पेसीज। अब जनरली क्या है कि एक एटम न्यूट्रल रहेगा इन विच द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल, और वो होता भी है। ठीक है, तो अब चार्ज कैसे अपीयर करेगा, जैसे मान लो कि Na एक एटम है, सोडियम एटम जिसका 11 और 23 है, तो इसको बोल दो सोडियम एटम से मान लो कि ये बन रहा है सोडियम आयन। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन पहले क्या था, इक्वल था। नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन रखते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों क्या था, इक्वल था। तभी क्या था कि वो हमारा सोडियम एटम था। अभी सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, -1 इलेक्ट्रॉन कर दिए, तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 11 प्रोटॉन हो जाएगा और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना, 10, प्रोटॉन का नंबर कितना, 11, तो कौन ज्यादा, प्रोटॉन ज्यादा। तो क्या हो गया कि प्रोटॉन का ऊपर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो इस एटम में एक्चुअली प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, कितने से, 1 से। तो प्रोटॉन का साइन कैसा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। यानी कि कभी भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, माइनस इलेक्ट्रॉन होगा, तो चार्ज कैसा आएगा, प्लस। अगर -2 इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा चार्ज, 2 पॉजिटिव। अब ऐसे सोचो कि तुम्हारे पास 5 रुपीज है, ठीक है, तो 5 रुपीज तुम्हारे पास मतलब अपना बैलेंस है, और क्रेडिट किसी को देना है 2 रुपीज। ठीक है, तो उसको अगर हम 2 रुपए देंगे तो हमारे पास बचा कितना, 3। तो 3 क्या, 3 हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, या 2 हमारे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि 5 था और 5 में से हम दे दिए किसी को 2, तो हमारे पास कितना बचा, 3। तो 5 से 3 के ऊपर कितना, मतलब कि हमारे पास 2 कम है, तो हमारे ऊपर 2 नेगेटिव, यानी 2 रुपीज बैलेंस हो गया हमारे पास, या 2 रुपीज का रिक्वायरमेंट हो गया। कुछ उसी टाइप से है कि प्रोटॉन हमारे पास जितना है और इलेक्ट्रॉन जितना है, तो जिसका ज्यादा हो गया वो चार्ज हमारे एटम के ऊपर अपीयर करेगा। ठीक है, तो इसको इतना ज्यादा देखने का जरूरत नहीं था। अब देखो, मान लो किसी एटम में मान लो एक एलिमेंट का एटम ए है, ए से अगर -1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, A+ बनेगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बना A++1 इलेक्ट्रॉन, या ए से बना A2++2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन बाहर से लाके डाल दें, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा। न्यूट्रल एटम में पहले दोनों सेम था, अभी क्या किए कि बाहर से इलेक्ट्रॉन ले आए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, प्रोटॉन तो वही का वही है, तो चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो ए में अगर +2 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो क्या था, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल था, अभी 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो ए के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज भी बढ़ जाएगा। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं चार्ज स्पेसीज। पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं कैटायंस, कैटायंस को हो गया पॉजिटिव चार्ज स्पेसीज, और एनायंस हो गया अपना नेगेटिव
चार्ज स्पेसीज। तो ये हो गया अपना कैटायंस और ये हो गया अपना कैटायंस, ये भी हो गया कैटायंस और ये हो गया अपना एनायन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबर्स। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स ऐसा स्पेसीज होता है, स्पेसीज which have same number of same atomic number but different mass number। यानी कि जैसे एग्जांपल देखते हैं, C का होता है 6 और 12। कार्बन का ये एक स्पेसीज ऐसा होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 होता है। कार्बन का स्पेसीज ऐसा होता है कि उसका एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर तो एलिमेंट का सेम ही रहेगा, मास नंबर हो गया 13 और कार्बन का 6 है तो मास नंबर हो गया 14। तो ये क्या हो गया? कार्बन 6, 12, 13, 14। इसको ऐसे पढ़ते हैं कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो इसको बोल दिए आइसोटोप्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर हमारा डिफरेंट है। तो सेम एटॉमिक नंबर एंड बट डिफरेंट मास नंबर, तो वो हो गया हमारा आइसोटोप्स। तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली हाइड्रोजन 1 जो नॉर्मल हाइड्रोजन है, ये 1, 2 और हाइड्रोजन 1, 3, तो ये हो गया अपना आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन भी बोलते हैं या प्लूटोनियम बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको ट्रिटियम बोलते हैं। अच्छा, यहाँ कॉमन क्या चीज हो रहा है कि सिंस एटॉमिक नंबर आर सेम इन ऑल द केसेस, एटॉमिक नंबर आर सेम, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सारे केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि 6 कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल एटम है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। तो चेंज क्या हो रहा होगा इसमें? ये 12, 13, 14 में यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर चेंजेस, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंजेस, ऐसे लिख देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंजेस हियर, बिकॉज यू हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर क्या होता है बाय डेफिनेशन अगर पढ़े तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सारे का प्रोटॉन को पता है, सिंस दे आर न्यूट्रल, इसका मतलब प्रोटॉन मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है तीनों ही केस में, सारे केस में सेम होगा, मतलब आइसोटोप्स के केस में इसमें सेम होगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। बट चेंज क्या हो रहा है? मास नंबर में कंट्रीब्यूशन किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो मास नंबर चेंज हो रहा है और प्रोटॉन सब में 1 1 1 है, तो न्यूट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा? 0, इसमें 1 और इसमें 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंजेस, दैट इज व्हाई द मास चेंजेस ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग आइसोबार्स। ये समझ में आ गया? इसको हम रिपीट एक बार कर देते हैं। ठीक है, कि मान लो हमारे पास क्लोरीन का 70 35 है और क्लोरीन का 70 36 है। तो क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर सेम है और हमारे पास इसका क्लोरीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल एटम है। इफ द न्यूट्रल एटम इज देयर, दैट मींस दे मस्ट कंटेन, न्यूट्रल एटम्स मस्ट कंटेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन टू बी इक्वल, तभी तो न्यूट्रली स्टेबल होगा। न्यूट्रल किसी को क्या बोलते हैं कि उसका डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं है, मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल है, दैट इज व्हाई दे आर न्यूट्रल। तो इसका इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, बिकॉज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दैट इज इक्वल टू द मास नंबर। तो मास नंबर से हम निकाल लिए, ध्यान दो, मास नंबर से निकाल लिए कि भैया हमारे पास कितना प्रोटॉन है, प्रोटॉन 17 है। अच्छा, चूंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहां से पता चला कि 17 इलेक्ट्रॉन भी है, लेकिन मास नंबर 35 है, तो न्यूट्रॉन क्या होगा? मास नंबर A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो A क्या है? 35
माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 17 इज इक्वल टू n। n का वैल्यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू आ गया 18। इस केस में 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर a इज इक्वल टू 36। तो 36 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ऑलरेडी पता है क्योंकि 17 है, तो एटॉमिक नंबर पता चल गया, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, और नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल गया तो अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएगा, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर अ न्यूट्रल एटम। आई रिपीट, राइट? So if you are having number of protons, then you must get the number of electron in that case, because they must be equal for a neutral atom. चलो नेक्स्ट है अपना टॉपिक आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है? आइसोबार होता है केमिकल स्पेसीज विथ सेम मास नंबर। पहले क्या था, डिफरेंट मास था, अब हो गया सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जस्ट अपोजिट हो गया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे C614 कार्बन का 14 आइसोटोप और नाइट्रोजन का कार्बन 614 नाइट्रोजन का 714। तो क्या हो गया, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो ये हो गया अपना आइसोबार। तो आइसोबार क्या होता है, स्पेसीज विद सेम मास नंबर विच इज दिस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। चलो तो ये हो गया अपना आइसोटोप। तो आयंस क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। चार्ज क्यों आता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको भी एक बार देख लेते हैं और फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर एक टेक्निकल चीज समझना जरूरी है कि आयंस क्यों फॉर्म होता है। आयंस फॉर्म होता है ड्यू टू प्लस और माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस और एनायंस, दैट इज आयंस और चार्ज स्पेसीज। ठीक है, तो चार्ज स्पेसीज बनाने के लिए एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी। तो क्यों अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का ही एडिशन क्यों होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स रिजाइड इन अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली पॉपुलेटेड वॉल्यूम in an atom, and that the volume is negligibly small as compared to that of the entire volume of the atom or total volume of the atom, correct? तो उस केस में क्या होता है, ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो रह रहा है, इसको निकालना डिफिकल्ट होता है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता है, या यूं को इम्पॉसिबल होता है। हम लोग करते हैं ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ भी छेड़खानी करते हैं, रेडियो एक्टिव मैटर में करते हैं, बट इन जनरल रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज टोटली डिफिकल्ट। क्यों, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अगर मान लो कि एटम है, तो ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, देख लो नेग्लिजिबल वॉल्यूम, और दिस इज सराउंडेड बाय डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। तो क्या होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको निकालना पड़ता है, इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, तो ये पॉसिबल है, लेकिन सेंटर तक पहुंच के उसको निकालना, डिस्टर्ब करना, तो क्या होगा कि हम एंटायर एटम के आइडेंटिटी को खराब कर रहे हैं, तो इसलिए वो टेक्निकली इम्पॉसिबल हो जाता है टू सम एक्सटेंट, हम ये बोल सकते हैं, या टू बहुत ही लार्ज एक्सटेंट तक हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं। तो आयंस की फॉर्म होता है ड्यू टू एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एडिशन कर दिए इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर रिमूव कर दिए किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। फॉर एग्जांपल A-1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू A+, ये हम लोग पढ़े हैं, या इसको ऐसे कर दो। ठीक, तो आगे देखो, एक क्वेश्चन है, इफ केमिकल स्पेसीज है 18 इलेक्ट्रॉन 16 प्रोटॉन एंड 16 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन and 16 neutron. I repeat, if a chemical species has, यहाँ पर लिख देते हैं, if
a chemical species has 18 electron, 16 प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड 16 न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज. Assign the symbol for this element or species. Assign the symbol for this element or species. ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो देखो, किसी भी एटम का सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर निकालेंगे, क्योंकि सिंबल बोल रहा है तो हम लोग को कुछ x, z और a के फॉर्म में लिखना है, कुछ यही तो करना है. ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग z निकालते हैं. दैट इज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? 16. तो z का वैल्यू क्या हो गया अपना यहाँ पर 16. अब चलो मास नंबर निकालना है. मास नंबर दैट इज a. ये तो निकालने के लिए बोल रहा है, इस दोनों को निकाल लो आंसर आ जाएगा. तो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. तो प्रोटॉन कितना 16, न्यूट्रॉन कितना 16, तो 32, यानी कि a इज इक्वल टू 32. तो बहुत लोग लिखेंगे 16 32. अगर 16 32 लिखते हैं, चलो बहुत लोग अगर सोच सकते हैं 16 32 इज योर आंसर, देन इट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि 16 32 जैसे लिखते हैं इसका मतलब ये हो गया हमारा न्यूट्रल एटम. लेकिन अभी तो हम लोग पढ़े हैं एक और नई चीज के बारे में, एक नए स्पीसीज के बारे में, बिल्कुल नया है और है तो पुराना लेकिन अभी पढ़े हैं. तो वो है अपना आयंस. तो हो सकता है ये आयन हो. तो देखते हैं वी हैव 16 प्रोटॉन एंड 32 मास नंबर. तो क्या हो गया? अब इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? 16 प्रोटॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन होगा. 16 प्रोटॉन के साथ अगर 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये स्पीसीज क्या होगा? न्यूट्रल होगा. हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे. यानी कि इस क्वेश्चन में अगर 16 ये रहता तो ये हमारा आंसर हो जाता है. लेकिन 16 तो है नहीं. क्या है अपने पास? 18. यानी 16 प्रोटॉन है. होना चाहिए था 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन. तो प्रोटॉन 16, इलेक्ट्रॉन 18. तो ज्यादा कौन? इलेक्ट्रॉन यहाँ ज्यादा है. कितने से ज्यादा है? 2 से ज्यादा है. यानी 16 प्रोटॉन 16 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दिया. बच गया हमारे पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. क्या बचा हमारे पास? 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. तो वो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? चार्ज बन जाएगा और इसको हम लिख देंगे 2 माइनस. तो ये हो गया अपना 16 32 2 माइनस. एक्चुअली 16 और 32 होता है सल्फर का. तो सल्फर 16 32 इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आएगा और ये हो गया अपना आंसर. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो प्रोटॉन है वही हो गया अपना एटॉमिक नंबर. यानी नीचे लिखना जिसको है वो तो पता चल गया. उसके बाद मास नंबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो पता चल गया 32, वो भी ऊपर लिख दिए. खत्म है कहानी. फिर देखेंगे क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है? तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है. तो क्या है डिफरेंस? इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 से ज्यादा है. इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम में ज्यादा है. यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज बनकर अपीयर करेगा विद 2 नेगेटिव चार्ज. और यही हमारा आज का लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्पेक्ट्रम, या हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और वहां से हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से एटॉमिक स्ट्रक्चर का जर्नी स्टार्ट होगा. फिर हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ एटम. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.